कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दृश्यम जैसे ही पीछे होने लगा, आयत ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया था। दृश्यम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आयत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आई लव यू मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारी इस बात का मैं तुम्हें अच्छा सा जवाब दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। अभी तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत एकदम से घूमी, लेकिन अकेली नहीं, बल्कि उसने दृश्यम को भी अपने साथ घुमा लिया था। दृश्यम के कदम लड़खड़ा गए और वो सीधा बेड पर आया। अगले ही पल आयत उसके ऊपर आ गई थी। उसने बड़ी ही मदहोशी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कैसे सो जाऊं मैं मिस्टर मल्होत्रा? आपको लगता है कि मुझे ऐसी नींद आएगी? दृश्यम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम नशे में हो सेनोरिटा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस हालत में हम दोनों एक दूसरे के करीब आएं। इसलिए चुपचाप बेड पर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। अब उसने अपना चेहरा दृश्यम की चेस्ट पर झुकाया और बोली, आप बहुत खड़ूस हैं मिस्टर मल्होत्रा। अगर आपकी जगह कोई भी होता और मैं उसके साथ रोमांस करती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने उसका चेहरा हल्का सा ऊपर उठा दिया था। आयत के होठों से सिसकी निकल गई थी। दृश्यम दांत पीसते हुए बोला, खबरदार अगर कोई फालतू की बात की तो। अगर मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारा पूरा साथ दे सकता हूँ, तुम्हारी हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो तुम्हारी फालतू की बातों पर मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकता हूँ। आयत हंसी और बोली, आप और आपका ये जानलेवा गुस्सा सच में मेरी जान निकाल रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा है आपको तो फिर क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हैं? क्यों मेरे करीब आकर मुझे बता नहीं देते कि मेरे साथ रोमांस करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपका है? आपको पता भी है क्या मेरा आपके साथ प्यार करने का कितना मन कर रहा है? पर नहीं, आपको कैसे पता होगा? आपको तो दुनिया भर की खबर है, लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ये सब आपको पता होता है। बस यही नहीं पता होता कि आपकी बीबी को क्या चाहिए। ये बोलते हुए वो खुद ही उसके ऊपर से हट गई और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी। दृश्यम अब उसके ऊपर झुका और बोला, अच्छा तो ज़रा बताना तुम्हें क्या चाहिए? आयत ने उसकी चेस्ट पर अपनी उंगलियां रखी और बोली, अगर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए तो क्या आप मुझे वो चीज़ देंगे? दृश्यम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। आयत एक बार फिर से बोली, बताइए ना मिस्टर मल्होत्रा, अगर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए तो क्या आप मुझे वो चीज़ दोगे? दृश्यम ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोला, तुम अगर दृश्यम मल्होत्रा से उसकी जान भी मांगोगी तो वो तुम्हें अपनी जान देने में भी एक पल नहीं लगाएगा सेनोरिटा। आयत उसकी बात पर मुस्कुराई। वो बेशक से नशे में थी, लेकिन फिर भी वो दृश्यम का प्यार महसूस कर सकती थी। उसकी बातों से उसे कितना सुकून मिल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। उसने भी बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं क्या मिस्टर मल्होत्रा? दृश्यम ने अब अपने अंगूठे से उसके लबों को सहलाते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती उतना। आयत अब एक बार फिर से बोली, तो फिर मुझे प्यार कीजिए ना मिस्टर मल्होत्रा। आप हमेशा से मुझे प्यार करना चाहते थे, लेकिन मैं आपको रोक देती थी ये बोलकर कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, कभी शादी का बहाना तो कभी बच्चों का बहाना। लेकिन आज मैं आपको खुद से कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे प्यार कीजिए ना मिस्टर मल्होत्रा। मुझे आपका प्यार चाहिए। उस अतुल्य ने आज मुझे टच किया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके टच से मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। अगर आप मुझे प्यार करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी इस बात पर अब दृश्यम भला उसे कैसे ही प्यार नहीं करता। अब तो आयत ने बात ही ऐसी कह दी थी कि बेशक से दृश्यम का मन हो ना हो, लेकिन फिर भी उसे अपनी सेनोरिटा को प्यार करना ही था। उसने अब आयत को अपनी गहरी निगाहों से देखा और फिर अगले ही पल उसके लबों पर अपने अख्तियार कर लिए। थोड़ी देर बाद दृश्यम आयत से दूर हुआ और कुछ कहने को हुआ, लेकिन आयत की बंद आंखें देखकर वो चुप रहा और कुछ पल यूं ही आयत को देखता रहा।
अगर आयत जाग रही होती तो अब तक अपनी आंखें खोल चुकी होती। उसकी आंखें जिस तरह से बंद थी और उसका चेहरा एक तरफ लुढ़का हुआ था, साफ पता चल रहा था कि वो सो चुकी है। ऐसे में दृश्यम उसे कैसे ही डिस्टर्ब कर सकता था। उसका सुकून उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। वो दृश्यम ने अब बड़े ही प्यार से उसके फोरहेड को किस किया और फिर उसके बगल में लेट गया। दृश्यम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आयत का सर उसके सीने पर आया तो वो और भी ज़्यादा सुकून महसूस करने लगी थी। दृश्यम उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू अ लॉट। ये बोलकर उसने एक बार फिर से उसके सर को चूम लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ ही देर में वो खुद भी गहरी नींद में जा चुका था। सुबह का वक्त। आयत की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसकी नज़र दृश्यम पर गई, जो उसके बगल में लेटा हुआ था। सोते हुए वो हद से ज़्यादा क्यूट लग रहा था। आयत के होठों पर मुस्कुराहट थी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसने सोचा था शायद दृश्यम और उसके बीच अब बहुत दूरियां आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, बेशक से वो अब सिंघानिया मेंशन में रह रही थी, लेकिन वो दृश्यम से दूर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उसने अब दृश्यम के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को सहलाने लगी। दृश्यम ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज मल्होत्रा। आयत उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, अगर मैंने कल वाली गलती नहीं की होती तो हमारी ये सुबह हमारे घर पर होती, लेकिन मेरी गलती की वजह से सब कुछ खराब हो गया ना मिस्टर मल्होत्रा। हम यहाँ होटल में हैं। आई नो हम साथ हैं तो बेशक से फिर कहीं भी हो, इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर कल हमारी शादी हो गई होती। आज सुबह मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत की सुबह होती। सुबह उठते ही मैं तैयार होती, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने किचन में जाती, मेरी पहली रसोई की रस्म होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दृश्यम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें इन सब चीज़ों की फिक्र हो रही है और मुझे लग रहा है कि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, 2-4 साल तक हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। उसकी बात पर आयत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर दृश्यम को देखने लगी। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठा। आयत ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर मल्होत्रा? 2-4 साल आपको पता भी है कितने होते हैं? इतने में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अब मैं आपका इतना इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए रहने दीजिए ना ये सब फालतू की चीज़ें। हमें क्या ही लेना है इन लोगों से? हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो बस उन खुशियों पर ध्यान देते हैं ना। प्लीज़ यहाँ से मुझे अपने साथ मल्होत्रा मेंशन ले चलिए। कल का दिन तो मैंने पूरा बर्बाद कर दिया, लेकिन कम से कम आज तो मुझे घर पर ले जाइए अपनी बीवी बनाकर। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बोला, बीबी तो तुम हो मेरी और हमेशा रहोगी, लेकिन मल्होत्रा मेंशन तुम आज नहीं जाओगी और कब जाओगी ये डिसाइड भी तुम्हें करना होगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता। इसलिए जो करना है जल्दी करो। मुझे मेरी फाइटर बीबी चाहिए, ना कि लोगों से डरकर भागती हुई। आयत तुरंत बोली, मैं उनसे डर नहीं रही हूँ, मैं बस उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। दृश्यम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके मुंह ही तोड़ दो, और ऐसा तो तुम्हें करना पड़ेगा सिनोरिटा। दृश्यम मल्होत्रा अपने दुश्मनों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरी तरह से खाक ना हो जाएं, और अब तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम दृश्यम मल्होत्रा की बीवी हो। उसकी बात पर आयत दृश्यम की तरफ देखती ही रह गई। अब आयत भी बिस्तर से उठी और फिर दृश्यम के सीने से लगते हुए बोली, उन लोगों से नफरत है मुझे। ये बोलते हुए सच में उसकी आंखों में सिंघानिया फैमिली के लिए बहुत नफरत नजर आ रही थी। दृश्यम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, और नफरत का कारण क्या है? आयत की आंखों में तुरंत नमी आ गई। उसने बेहद तकलीफ भरी आवाज़ में कहा, क्योंकि उन लोगों ने मेरी माँ को बहुत तड़पाया है, इतना कि उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद भी उन लोगों को चैन नहीं आया। उन्होंने हर एक वो चीज़ की जिससे मेरी माँ की आत्मा तड़पती रहे। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। दृश्यम ने अब उसे पूरी तरह अपनी बाहों में समेटा और बोला, तो बस फिर अपनी माँ को अपने ख्यालों में रखो और उनके कातिलों को सजा दो, ताकि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। उसकी बात सुनते हुए आयत उसकी तरफ देखने लगी थी। दृश्यम ने अब बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया। आयत तुरंत बोली,
अगर मेरे कदम लड़खड़ा गए तो, मैं उनसे हार गई तो। दृश्यम मुस्कुराया और बोला, दृश्यम मल्होत्रा कभी नहीं हारता, और तुम तो उसकी बीबी हो, उसका गुरूर तुम्हें वो कैसे ही हारने देगा। आयत उसकी तरफ देखती रही और दृश्यम ने अब एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया था। कुछ देर वो दोनों यूं ही एक दूसरे को महसूस करते रहे और फिर दोनों ने एक साथ सावड़ लिया और रूम से रेडी होकर बाहर निकल गए। दृश्यम आयत को सिंघानिया मेंशन छोड़ने वाला था और उसके बाद मल्होत्रा मेंशन के लिए निकलने वाला था, ताकि एक बार बच्चों से मिल सके और उसके बाद ऑफिस जा सके। तकरीबन आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन के बाहर पहुंच चुकी थी। दृश्यम ने आयत की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से उसका हाथ चूमा और फिर आयत उसे बाय बोलकर गाड़ी से निकल गई। सिंघानिया मेंशन के अंदर जाने के बाद दृश्यम ने भी गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की तरफ बढ़ा दी थी। वहीं आयत जैसे ही अंदर आई वो सीधा अपने रूम में जाने लगी, क्योंकि अब उसे ये सोचने के लिए वक्त चाहिए था कि वो कैसे दृश्यम की उम्मीदों को पूरा करे। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज़ लगाकर रोका, ओ मिस बहन जी। वो आवाज़ सुनकर आयत के कदम रुक गए थे। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर तान्या खड़ी थी। तान्या उसकी बहन थी, लेकिन सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन। वो रेखा जी और राजीव जी की बेटी थी, लेकिन उम्र उसकी आयत जितनी ही थी, क्योंकि राजीव जी का रेखा जी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो तान्या उस अफेयर का नतीजा थी। और सिर्फ तान्या ही नहीं, आदित्य भी रेखा जी और राजीव जी का इलीगल बेटा ही था। तान्या बड़ी ही अदा से चलते हुए आयत के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कहाँ जा रही हो तुम। आयत ने एक नज़र ऊपर अपने रूम की तरफ देखा। वो जानती थी कि तान्या अब उसके साथ उस रूम को लेकर बहस करने वाली है। पहले भी उन दोनों के बीच ये सब कुछ हो चुका था। वो रूम सिंघानिया मेंशन का बेहद खास और लग्जीरियस रूम था और हमेशा से वो रूम आयत का था। लेकिन रेखा जी ने आयत से वो रूम छीन कर तान्या को दे दिया था और आयत ने उस वक्त उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, अपने हक के लिए बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की। लेकिन अब वो यूं ही उस रूम को छोड़ने नहीं वाली थी। तान्या उसे देखते हुए बोली, तुमसे सवाल कर रही हूँ मैं, वहाँ ऊपर क्या जा रही हो। अगर तुम मेरे रूम में जाने का सोच रही हो तो भूल जाओ। अभी मैंने सर्वेंट को कहा है तुम्हारा सामान उस रूम से निकालने को, क्योंकि अब उस रूम में मुझे जाना है और जब तक तुम्हारी गंदगी उस रूम से बाहर नहीं आएगी तब तक मैं कैसे ही उस रूम में जा सकती हूँ। उसकी बात पर आयत फीका सा मुस्कुराई और बोली, मुझे तो लगा था कि साफ सुंदर लोगों को गंदगी से प्रॉब्लम होती है। वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा हाइजीन रहना पसंद करते हैं उन्हें गंदगी से प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो खुद कचरे के डिब्बे को गंदगी से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वो रूम मेरा है, मेरा कोई भी सामान वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ और अब मुझे दोबारा टोकना मत। ये बोलकर वो दोबारा सीढ़ियों की तरफ घूमी और फिर अपने रूम में जाने लगी। तान्या गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दो। तान्या सिंघानिया को, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे वो रूम लेती हो। ये बोलकर वो भी तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और आयत से ज़्यादा स्पीड में, ताकि उससे पहले रूम में पहुँच सके। लेकिन आयत के चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो आराम से रूम तक आई। तान्या ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसने गुस्से से सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, अभी तक तुम लोगों ने ये सारा कचरा यहाँ से निकाला क्यों नहीं। मैंने कहा ना तुम लोगों से कि मुझे ये रूम पूरी तरह से क्लीन चाहिए, तो तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या जो तुमसे काम नहीं हो रहा। वो लोग तान्या के कहने पर उस रूम में आ तो गए थे, लेकिन उन्हें खुद आयत के सामान को टच करने में डर लग रहा था। कल दृश्यम में रात के वक्त सिंघानिया मेंशन में जो कुछ किया उसके बाद उन्हें डर लगना लाजमी था। जब वो राजीव जी और रेखा जी के साथ वो सब कर सकता है तो उनका तो वो पता नहीं क्या हाल करेगा। ये सोचकर कोई भी तान्या की बात मानना नहीं चाहता था, पर मजबूरन उन्हें उस रूम में आना पड़ा और अब आयत भी वहाँ पर आई। उसने आते ही सर्वेंट की तरफ देखा जो चुपचाप वहाँ पर खड़े थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोली, आप लोगों से यही उम्मीद थी, बस ऐसे ही अपना काम करते रहिए, आपको मेरे और मिस्टर मल्होत्रा की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तान्या तुरंत बोली, एक मिनट, मिस्टर मल्होत्रा से तुम्हारा मतलब तुम्हारे पति से है ना।
बहुत सुना है तुम्हारे पति के बारे में कि बहुत अमीर है, बहुत घमंड वाला है, अपने पैसों के दम पर लोगों को खरीदना बहुत अच्छी तरह से जानता है। शायद ये लोग भी उसके पैसों में बिक गए हैं, इसलिए इनसे अब कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ना तो तुम्हारा पति डरा सकता है और ना ही खरीद सकता है, इसलिए अब जो करना है मैं खुद करूँगी। ये बोलकर वो आगे आई और क्लोजेट में रखे हुए आयत के कपड़े निकालने लगी। जैसे ही उसने आयत के कपड़ों को टच किया, आयत ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। तान्या गुस्से से आयत को देखने लगी। आयत भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुमने मेरे पति मिस्टर मल्होत्रा के बारे में जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। बहुत घमंडी है वो, और उनके साथ रह रहकर मैं भी बहुत घमंडी हो गई हूँ। पहले मैं तुम्हारी फालतू की हरकतें और बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब मेरा घमंड कितना बढ़ गया है ये मैं तुम्हें अभी समझा देती हूँ। ये बोलकर उसने तान्या को दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, और वो भी पूरी तरह से खींचते हुए। तान्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम मुझे मेरे रूम से बाहर नहीं निकाल सकती। आयत ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसने उसका हाथ छोड़ा। दरवाजे पर लाकर उसने एक झटके से तान्या को घुमाया तो तान्या सीधा बाहर की तरफ जाकर गिरी। आयत ने नीचे ज़मीन की तरफ देखा और बोली, इस रूम का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम अपनी असली जगह पर पहुंच गई हो। जितनी गिरी हुई तुम हो, तुम्हें यही जगह सूट करती है। वैसे तो अगर तुम यहाँ पर रहना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन अगर ना रहो तो ज़्यादा बेहतर है। वो क्या है ना, अपने रूम से बाहर निकलते वक्त अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी तो मेरा तो पूरा दिन बेकार जाएगा। उसकी बातों से तान्या पूरी तरह जल भुन गई थी। आयत और तान्या के बाहर आने के बाद अंदर की तरफ खड़ी सारी सर्वेंट भी तुरंत बाहर की तरफ आ गई। आयत ने अब एक बार फिर से तान्या की तरफ देखा और बोली, पूरी रात ढंग से सोई नहीं हूँ मैं। वो क्या है ना, अपने पति के साथ थी तो उन्होंने सोने ही नहीं दिया। अब थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ मैं, इसलिए प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। बेसिक मैनर्स एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकती मैं तुमसे, लेकिन फिर भी तुम्हें समझा रही हूँ। आई होप इस बार तुम समझ जाओ। ये बोलकर उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और फिर अंदर जाकर बेड पर लेट गई। तान्या अभी भी वहीं पर बैठी थी और गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। तभी रेखा जी वहाँ पर आई और बोली, ये तुम नीचे क्यों गिरी हुई हो? तान्या चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि नीचे गिरने का मन कर रहा था मेरा। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी। रेखा जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तान्या उनके पास आई और बोली, मुझे इसके पति के बारे में सब कुछ जानना है। अपने पति के वजह से बहुत घमंड आ गया है ना इसे, तो आखिर मैं भी तो देखूं कि इसका पति कौन है, कैसा है। अगर उसे ही इससे दूर नहीं कर दिया तो मैं भी तान्या सिंघानिया नहीं। रेखा जी झट से बोली, अरे बहुत टेढ़ा इंसान है वो, तुमसे काबू नहीं होगा। वो अतुल्य तुरंत तुम्हारे जाल में फंस गया था, इसलिए आयत से प्यार करता था, लेकिन फिर भी उससे दूर हो गया। पर ये वाला तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसकी बात सुनकर तान्या गुस्से से उन्हें घूरने लगी थी। रेखा जी अब थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं तो बस तुम्हें समझा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तान्या उनके बिल्कुल करीब आई और बोली, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तान्या सिंघानिया नहीं कर सकती। बेशक से दृश्यम मल्होत्रा जितना मर्जी टेढ़ा और घमंडी क्यों ना हो, अगर मैंने उसे अपना गुलाम नहीं बना लिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम डेविल एक्सप्रेशंस थे और अब वो तुरंत वहाँ से चली गई। रेखा जी अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये लड़की भी पागल हो गई है। इसे यहाँ बुलाया था इस आयत को काबू करने के लिए, और ये उस दृश्यम मल्होत्रा को काबू करने के बारे में सोच रही है। अरे उसका जो रूप मैंने देखा है, अगर इसने देख लिया तो ये उल्टे पैर वापस लंदन भाग जाएगी। मुझे इस घर पर वापस अपनी हुकूमत चाहिए थी, लेकिन लगता है मैंने जो गधे पैदा किए हैं ये उनके बस की बात नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर अपने चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन लिए वो वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ आयत बेड पर लेटी हुई थी और सोच रही थी कि अब वो क्या करे। अगर उसे वापस सब कुछ चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही तरीका था, बिजनेस ज्वाइन करना, क्योंकि अभी भी कुछ शेयर्स उसके नाम थे। कितने थे और कितने नहीं ये उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ये तो अब उसे उसकी मॉम का लायर ही बता सकता था, जिससे उसने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया था।
कुछ सोचते हुए उसने अपना फ़ोन लिया और फिर उस पर किसी का नंबर सर्च करने लगी। कुछ देर बाद वो बालकनी में खड़ी किसी से बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दृश्यम आयरा और शहर से मिल चुका था और वो अपने ऑफिस के लिए भी निकल गया था। तभी उसका फ़ोन बजा। वो नंबर उसका जाना पहचाना नहीं था, लेकिन ट्रू कॉलर पर लॉयर का नाम आ रहा था। इसलिए तुरंत उसने कॉल रिसीव किया और फिर सामने वाले की बातें सुनते हुए उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। राजीव सिंघानिया इस वक्त अपने केबिन में थे और गुस्से से सामने खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ देख रहे थे, जो उन्हें अकाउंट्स की फाइल नहीं लाकर दे रहा था। उन्होंने नितिन की तरफ देखते हुए कहा, अगर अभी 10 मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे अकाउंट्स की फाइल लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हें धक्के मार कर इस ऑफिस से बाहर निकालूंगा। नितिन ने अपना चेहरा अब तक झुकाया हुआ था, लेकिन अब उसने राजीव जी की तरफ देखा और बोला, लेकिन अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते। राजीव जी गुस्से से बोले, क्या क्या कहा तूने कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं तुझे इस कंपनी से नहीं निकाल सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठे और फिर नितिन की तरफ बढ़ गए। उन्होंने नितिन को गिरेबान से पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगे, लेकिन इससे पहले वो दरवाज़ा खोलते बाहर से ही किसी ने दरवाज़ा खोला। राजीव जी एकदम से चौंक गए। सामने ही आयत खड़ी थी। आयत को ऑफिस में देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो और भी ज़्यादा गुस्से से बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बोलते हुए उन्होंने नितिन का गिरेबान छोड़ दिया था। आयत ने एक नज़र नितिन की तरफ देखा और बोली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नितिन उसका ऑर्डर मानकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन राजीव जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए ना कहूँ तब तक तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाओगे। नितिन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनकी तरफ देखा नहीं। उसकी नज़रें बस आयत की तरफ थी और आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो नितिन पीछे की तरफ हो गया। राजीव जी गुस्से से बौखलाते हुए बोले, आखिर ये सब हो क्या रहा है? उनकी ऊंची आवाज़ सुनकर आदित्य, जो साथ वाले केबिन में था, वो तुरंत अपने केबिन से निकलकर राजीव जी के केबिन की तरफ आया। आयत को वहाँ पर देखकर वो भी हैरान रह गया था। आयत उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, पिछले कई सालों से आप लोग सिंघानिया इंडस्ट्रीज को संभाल रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा घाटे में चल रही है। पर अब आप लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? लेकिन अब आपको सिंघानिया इंडस्ट्रीज संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अपनी कंपनी को मैं खुद संभालूंगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम सख्त था। राजीव जी उसकी बातों पर हैरान हो रहे थे, लेकिन आदित्य अचानक से ही जोरों से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल ही हो गया हो, क्योंकि हंसते हंसते वो तालियां भी बजाने लगा था। उन सब की आवाज़ और तालियों की खड़खड़ाहट सुनकर जितने भी एम्प्लॉयज उस फ्लोर पर थे, वो सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। आदित्य हंसते हुए बोला, लगता है उस दृश्यम मल्होत्रा के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी पागलों वाली बातें कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम ये ऑफिस संभालने की बात कर रही हो। तुम्हारी औकात यहाँ पर खड़े होने की भी नहीं है, इसलिए चलो निकलो यहाँ से। उसकी बात पर आयत हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने आदित्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके साथ बहस करना उसके बस की बात नहीं थी। अभी उसे अपने दिमाग को और खुद को बिल्कुल शांत रखना था। इसलिए वो अंदर की तरफ आई और आकर राजीव जी की चेयर पर बैठ गई। बेशक से आदित्य पूरा बिजनेस संभालता था, लेकिन सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ अभी राजीव जी ही थे, क्योंकि वो इस कंपनी के सीईओ किसी और को बना ही नहीं सकते थे। उनके पास इतनी पावर ही नहीं थी। कंपनी के 65% शेयर्स आयत के नाम पर थे और जो बाकी के 35% थे वो बेशक से उनके नाम पर थे, लेकिन अपने शेयर्स पर उन्होंने बैंक से लोन ले रखा था, इसलिए वो अपने शेयर्स का कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आयत को अपनी चेयर पर बैठे हुए देख उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही आदित्य अंदर की तरफ आया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ओ हेलो, उठो यहाँ से और निकलो यहाँ से, वरना मैं गार्ड्स को बुलाऊंगा और वो धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर तो तुम्हारा वो पति दृश्यम मल्होत्रा भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मेरे गार्ड्स ऐसी हालत करेंगे ना तुम्हारी कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी।
आयत को उसकी बातों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अभी भी उसने आदित्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब राजीव जी बोले, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही तुम्हारा कुछ करना होगा। ये बोलकर वो आयत के पास आए और उसे बालों से पकड़ने लगे। एक बेटी के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ की बात हो ही नहीं सकती थी कि उसका खुद का बाप उसके साथ इस तरह से बिहेव करे। इसलिए आयत की आंखों में भी नमी आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि राजीव जी उसे बालों से पकड़ते, केबिन का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और इस बार इंस्पेक्टर, लॉयर और बैंक के कुछ एम्प्लॉय जो सीनियर मैनेजर थे वो अंदर की तरफ आए। सारे लोगों को एक साथ देखकर राजीव जी के साथ साथ आदित्य की भी होश उड़ गए थे। वो तुरंत आयत से थोड़ी दूर हो गए थे, वरना बिजनेस और प्रॉपर्टी का तो पता नहीं, लेकिन आयत के साथ मारपीट करने के चक्कर में वो ज़रूर गिरफ्तार हो जाते। और ऊपर से वहाँ पर जो लॉयर खड़े थे, उन्हें देखकर तो राजीव जी के वैसे ही पसीने छूट रहे थे, क्योंकि वो आयत की मॉम के ऑफिशियल और फैमिली लॉयर थे, जिनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिससे वो किसी भी वक्त राजीव जी और उनकी फैमिली को आयत की प्रॉपर्टी से अलग कर सकते थे। वैसे भी राजीव जी सिंघानिया फैमिली का हिस्सा नहीं थे। सिंघानिया सरनेम आयत की नानी और नाना का था, जो शहर के बहुत नामी गिनामी लोग थे। शादी के बाद राजीव जी घर जमाई बनकर सिंघानिया फैमिली में रहने लगे थे और उन्होंने अपने नाम के साथ सिंघानिया सरनेम भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस सरनेम के साथ उन्हें जो रिस्पेक्ट और पावर मिलती थी वो अपने नाम के साथ कभी नहीं मिल सकती थी। मिस्टर शर्मा, जो आयत के लॉयर थे, वो राजीव जी की तरफ देखते हुए बोले, सालों बाद आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है मिस्टर राजीव। राजीव जी उनकी बात का क्या ही जवाब देते, उनके तो फिलहाल पसीने छूट रहे थे। इंस्पेक्टर राजीव की तरफ देखते हुए बोले, हम आपको यहाँ पर ये नोटिस देने के लिए आए हैं मिस्टर सिंघानिया। ये बोलते हुए उन्होंने लॉयर की तरफ इशारा किया तो लॉयर ने तुरंत कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस्टर राजीव की तरफ बढ़ा दिए। राजीव जी से पहले आदित्य ने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में लिया और उन्हें पढ़ने लगा। उन डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि पिछले 15 सालों से राजीव जी ने सिंघानिया प्रॉपर्टीज के जिन शेयर्स पर लोन लिया है, उन पैसों का हिसाब किताब उन्हें 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवाना होगा। इसके साथ ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट्स का पूरा हिसाब भी उन्हें देना होगा। साथ ही अब वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ पर कोई भी हक नहीं रखते, क्योंकि 35% शेयर्स जो उनके नाम थे उन पर उन्होंने लोन ले रखा है, जिस पर अब बैंक का कब्जा था और बैंक ने वो शेयर्स आयत के नाम ट्रांसफ़र करवा दिए थे, क्योंकि लगभग 5 दिन पहले ही दृश्यम मल्होत्रा ने वो शेयर्स बैंक को उनके पैसे लौटाकर आयत के नाम करवाए थे। आयत सिंघानिया खानदान की इकलौती वारिस थी, क्योंकि आदित्य और तान्या सिंघानिया परिवार का हिस्सा जरूर थे, लेकिन वो सिंघानिया परिवार का खून नहीं थे। इसलिए वो लोग ना तो सिंघानिया प्रॉपर्टीज़ पर और ना ही बिजनेस पर कोई हक रखते थे। खुद राजीव जी भी सिर्फ सिंघानिया सरनेम इस्तेमाल करते थे, ऑफिशियली वो राजीव सिंघानिया नहीं थे, इसलिए आयत कभी भी उनसे वो शेयर्स वापस ले सकती थी। ये सब बातें आयत को कुछ हद तक पहले पता भी नहीं थी और उसने कभी प्रॉपर्टी और इन सब का लालच नहीं किया, इसलिए उसने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन अब दृश्यम की वजह से वो अपना हक वापस ले रही थी। उन डॉक्यूमेंट्स के पढ़ते हुए आदित्य का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो चिल्लाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरे डैड आयत को एक फूड़ी कौड़ी नहीं देंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए आदित्य का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो चिल्लाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरे डैड आयत को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे और इस ऑफिस का कोई हिसाब किताब भी नहीं देंगे। आप लोग होते कौन हैं उनसे ऑफिस का हिसाब किताब लेने वाले? जाइए, जाकर अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप लोग हमें परेशान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को इशारा किया तो उन्होंने तुरंत आदित्य को हथकड़ी लगानी शुरू कर दी थी। आदित्य अब और भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हरकत है? आप लोग मुझे ऐसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए बोले, क्योंकि शायद आपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो फालतू बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि लास्ट क्लॉज में लिखा है कि अगर किसी ने भी इस कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इंस्पेक्टर की बात सुनकर तो आदित्य की बुरी तरह से फट चुकी थी। वो कभी राजीव जी को देख रहा था तो कभी अपने हाथों में लगी हुई हथकड़ी को, और राजीव जी की गुस्से से भरी नज़रें सिर्फ आयत पर टिकी हुई थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। पर आज आयत उनसे डरने वाली नहीं थी। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को इशारा किया तो वो लोग तुरंत आदित्य को बाहर की तरफ ले जाने लगे। राजीव जी समझ गए थे कि अब सिचुएशन उनकी पकड़ से बाहर हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से इंस्पेक्टर को रोकते हुए बोले, आदित्य की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी तरफ से आपकी कार्रवाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं 2 दिनों के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स दे दूंगा, सारे अकाउंट्स आपके सामने होंगे, और आयत इस ऑफिस को आज से ही संभाल सकती है। हमारी तरफ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज से मैं और मेरा बेटा आदित्य दोनों ही इस ऑफिस में नहीं आएंगे। उसकी बात पर आयत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सोचा तो नहीं था कि ये सब इतना आसान होगा, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा था शायद वैसा नहीं था, क्योंकि राजीव और आदित्य जैसे इंसान इतनी आसानी से ये सब छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आयत भी हर एक चीज़ के लिए रेडी थी, क्योंकि इस बार उसका साथ देने वाला कोई और नहीं, दृश्यम मल्होत्रा था। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर राजीव जी और आदित्य जी अपनी तरफ से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अभी इस ऑफिस में नहीं आएंगे और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इन्हें जाने दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इनकी तरफ से मुझे और मेरे काम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। राजीव जी गुस्से से बोले, तुम अपने बाप के सामने आंखें दिखा रही हो, तुम अपने बाप को धमकियां दे रही हो। आयत ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको आंखें दिखा रही हूँ और आपको धमकियाँ दे रही हूँ, अपने बाप को नहीं। मेरा बाप बहुत पहले ही मर चुका है, और वैसे भी मेरा जो बाप मेरी माँ का ना हो सका, मुझे उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं। राजीव जी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, बहुत पछताओगी तुम, ये जो हमारे सामने इतरा रही हो ना तुम, अगर तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर नहीं ला दिया तो हमारा नाम भी राजीव सिंघानिया नहीं। आयत हंसकर बोली, और वो तो वैसे भी आपका नाम नहीं है, ये नाम मेरी माँ ने दिया था आपको, और अब जब मेरी माँ ही इस दुनिया में नहीं है तो इस नाम का भी कोई वजूद नहीं है, इसलिए आप अपना ओरिजिनल नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात आपकी धमकियों की, तो ज़रा सोच समझकर मुझे धमकियाँ दीजिए मिस्टर राजीव पाटिल, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी धमकियों के चक्कर में इंस्पेक्टर इस बार आदित्य को छोड़कर आपको ही अरेस्ट कर लें। उसकी बात पर राजीव जी के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया था, लेकिन अब उन्होंने आयत से कुछ नहीं कहा और चुपचाप आदित्य के साथ वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद लॉयर ने आयत की तरफ देखा और बोला, वैसे तो सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी आपके नाम है ही, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ कि अगर कोई चीज़ मिस्टर पाटिल या फिर उनके बेटे के नाम है तो मैं तुरंत उसे आपके नाम पर ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर शुरू कर दूँगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। मिस्टर शर्मा भी मुस्कुराकर बोले, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस मल्होत्रा, ये तो मेरी ड्यूटी है, और वैसे भी आपकी मॉम का बहुत एहसान है मेरे सिर पर। अगर मैं आपके काम आया तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने उनके लिए कुछ किया है और वो ऊपर से मुझे ब्लेसिंग दे रही हैं। आयत एक बार फिर से मुस्कुराई, और अब लॉयर के साथ साथ इंस्पेक्टर भी वहाँ से चले गए थे। आयत ने अब बैंक मैनेजर की तरफ देखा और बोली, आपके साथ तो मिस्टर मल्होत्रा ही डील कर रहे हैं, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बता दीजिएगा। बैंक मैनेजर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वहाँ से चला गया। सबके जाने के बाद आयत ने एक गहरी सांस ली और चेयर पर बैठ गई। ऐसा नहीं था कि उसे उस चेयर पर बैठकर कोई सुकून मिल रहा था, उसके लिए तो वो सब किसी सर दर्द से कम नहीं था, इसलिए तो वो उन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन आज दृश्यम की वजह से उसे उसका हक मिला था। ये सब उसके लिए कभी पॉसिबल नहीं होता अगर दृश्यम बैंक में होल्ड किए हुए शेयर्स को आयत के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाता। ना जाने उसने कितने करोड़ रुपए दिए थे उन शेयर्स को वापस आयत के नाम करवाने के लिए, और इनके अलावा वो जो आयत का सपोर्ट बनकर खड़ा था उसका तो क्या ही कहना।
वो मुस्कुराई और बोली, आई लव यू मिस्टर मल्होत्रा, आई लव यू अ लॉट, आप वर्ल्ड के बेस्ट पति हैं। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जहां उसने अपनी और दृश्यम की पिक्चर को वॉलपेपर पर लगा रखा था। कुछ सोचते हुए उसने दृश्यम को कॉल किया। दृश्यम, जो ऑफिस में बिल्कुल फ्री बैठा था, जैसे ही उसका फ़ोन बजा उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोला, बोलो क्या कहना है। आयत मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर मल्होत्रा, मैंने यहाँ आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया है और आप हैं कि कितने एटीट्यूड से मुझसे बात कर रहे हैं। दृश्यम झट से बोला, अरे तो तुम मुझसे बात करने के लिए फ्री हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी फ्री बैठा हूँ। मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहता हूँ मैं। अब अगर तुम्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट करना है तो कहो, वरना कॉल डिस्कनेक्ट करो और मुझे मेरा काम करने दो। आयत नाक सिकोड़ते हुए बोली, अब मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, जाइए, अब भाड़ में जाइए आप। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन सामने टेबल पर पटक दिया। दूसरी तरफ दृश्यम उसकी इस हरकत पर हंस रहा था। अगर उसके पास कोई इम्पोर्टेंट काम होता भी तो वो उस काम को छोड़कर आयत से बात करता, लेकिन फ़िलहाल वो जानबूझकर आयत से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे आयत को थोड़ा तड़पाना था। जितना वो उसे सपोर्ट कर रहा था उतना ही उसे उससे बदला भी तो लेना था। आखिर वो उसे मंडप में छोड़कर जो गई थी। तभी उसके असिस्टेंट का उसके पास कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से उसके असिस्टेंट ने जो कहा उसे सुनकर वो भी हैरान हो रहा था, क्योंकि उस बात के बारे में तो अभी तक दृश्यम को भी नहीं पता था। वो गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोला, फिर तो आज मुझे सिंघानिया मेंशन जाना ही होगा, अपनी बीबी से मिलने ना सही, अपनी साली साहिबा से मिलने ही सही। ये बोलकर वो हंसने लगा था। उसके असिस्टेंट ने उसे और भी कुछ कहा, जिसे सुनकर अब दृश्यम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब तो बस उसे रात का इंतज़ार था। शाम तो ऑलरेडी हो चुकी थी, रात में बस 1-2 घंटे बाकी थे और वो भी कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। आयत ऑफिस से थक हार कर सिंघानिया मेंशन वापस आ गई थी। उसकी तो एक ही दिन में बस हो गई थी। उसने सोच लिया था कि जब भी दृश्यम का मूड अच्छा होगा तो उससे कहेगी कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी भी वो खुद ही संभाल ले। उससे ये ऑफिस वगैरह नहीं देखा जाएगा, वो बस बच्चों का ख्याल रखेगी और साथ में दृश्यम का भी। अभी वो अपने हाथों में पर्स लिए अंदर की तरफ आ ही रही थी कि आते ही उसकी नज़र सामने सोफे की तरफ गई, जहाँ पर दृश्यम बैठा था, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ ही तान्या बैठी थी और तान्या के हाथ में एप्पल था, जिसे काट काट कर वो दृश्यम को खिला रही थी और दृश्यम भी मज़े से वो एप्पल खाए जा रहा था। और अब तान्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ग्रेप्स खाएंगे क्या मिस्टर मल्होत्रा? दृश्यम मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो जहर भी खा लूँगा, ग्रेप्स की तो बात ही क्या है। उसकी बात पर तान्या हंसी और फिर उसे अपने हाथों से ग्रेप्स खिलाने लगी। ये सब देखकर आयत का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कल का पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, जो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।